Good evening, friends. I am Vishal Gupta. Welcome you all in this series of Python, where we are trying to cover Python for class 12th Computer Science. तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है अपना, जो कि हमने देखा था उससे रिगार्डिंग पाइथन के जो हमने बेसिकली जो 11th में हमने जो पाइथन पढ़ा उसके बारे में था। अब हमें क्या करना था, चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शंस हमने देखे थे कितने तरह के थे, तो एक बार हम फटाफट से रीकैप कर लेते कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर 2 में, और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से। ओके, तो हमने देखा था फंक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। फंक्शंस इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि हमारा काम बार बार हमें करना है कोई, तो जहाँ पर मेरे को फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मैं उसका आवाज़ लगा दूंगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हम लोग मॉडुलैरिटी कर सकते हैं। मॉडुलैरिटी बेसिकली मतलब क्या था कि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में बांट पा रहा था। तो इससे क्या है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है तो वो मेरे लिए ईजी हो जाती है सॉल्व करना। ठीक है, और दूसरी बात ये, क्योंकि अब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उस प्रोग्राम को, तो मेरे लिए उस चीज़ को मैनेज करना, समझना, रीड करना वो बहुत ईजी हो गया। और ऐसा नहीं है कि अब मैं 1000 लाइन का या 2000 लाइन का कोड एक ही फाइल में रखा हुआ है, नहीं। अब मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के इसको स्प्लिट कर दिया, तो कहने का मतलब है कि मेरे प्रोग्राम का साइज छोटा हो गया। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने देखे थे बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन हमें रेडीमेड देता है। फिर हमने देखा था मॉड्यूलर फंक्शंस, फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, जो हमें पाइथन नहीं देता, जो हम बना सकते हैं या फिर कुछ मॉड्यूल्स किसी ने बनाए हैं तो उनके अंदर जो फंक्शंस हैं हम उनको यूज कर लेते हैं। जैसे हमने दो मॉड्यूल्स पढ़े थे जो पाइथन हमें रेडीमेड दे रहा है, एक हमने पढ़ा था मैथ मॉड्यूल और एक हमने पढ़ा था रैंडम मॉड्यूल। याद रखना, ये मैथ और रैंडम मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लाइटली मत लेना इन दो मॉड्यूल्स को। ठीक है, अब आगे पढ़ा था हमने कि इसके अंदर जैसे मैथ मॉड्यूल अगर हमें यूज करना है तो हम जब तक उसको यूज करना चाह रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना होगा। फिर उसमें हम मैथ डॉट लगाकर फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और एक अलग और टाइप ऑफ फंक्शन था यूजर डिफाइंड फंक्शन। सपोज बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन में रेडीमेड है, जिसके लिए मेरे को कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना। मॉड्यूलर फंक्शन वो है जिनके लिए मेरे को मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने दो मॉड्यूल्स बनाए थे, पढ़े थे, मैथ्स और रैंडम, मैथ और रैंडम। उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हो सकते हैं जो हमने देखे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली कि वो यूजर बना रहा है, पाइथन को नहीं पता, अगर यूजर बना रहा है अपने लिए बना रहा है, यूजर चाहे ना बनाए। ठीक है, तो वो मैंने बनाया है, एज अ प्रोग्रामर हम बना रहे हैं वो। ठीक है, फिर हमने देखा था फंक्शंस क्या है। मॉड्यूल, मॉड्यूल मैंने बताया था कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेसिकली पाइथन की ही फाइल है। तो अगर हम जैसे इंपोर्ट मैथ करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं मैथ डॉट पी वाई नाम की फाइल पड़ी हुई है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पूरे प्रोग्राम को उठाकर अपने कोड में लेके आ गए और उसमें अब जो भी फंक्शंस है हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने ये सिंटैक्स देखा था, इंपोर्ट, फिर जिस मॉड्यूल का जो भी नाम है, इंपोर्ट मैथ, तो हमने पता चल गया कि हमें मैथ इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने कैसे करते थे, इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम, तो जैसे हमने करते थे इंपोर्ट मैथ। और अगर मान लो मेरे को मैथ्स में से अभी जब मैंने इंपोर्ट मैथ करा तो पूरा मैथ उठ के आ गया। मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे फंक्शन है, एस क्यू आर टी भी है, लॉगरिथमिक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सब है। लेकिन अगर मेरे को चाहिए ही सिर्फ स्क्वायर रूट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस क्यू आर टी। अब जो मेरा प्रोग्राम है वो सिर्फ स्क्वायर रूट वाला फंक्शन उठा के लाएगा, ना कि पूरे का पूरा मॉड्यूल। ये हमने देखा था। तो मैं सेलेक्टिवली फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। फिर हमने मैथ्स के अंदर देखा था सील फंक्शन, सील मतलब सीलिंग। इसकी सीलिंग क्या होगी, जो इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर है, सीलिंग क्या होती है, छत, तो इस नंबर की छत क्या होगी, 5। ऐसी एफ एप्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। फिर फैक्टोरियल क्या करता था, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो कि क्या है 120। फिर फ्लोर, सील का अपोजिट है फ्लोर, तो फ्लोर क्या करता था, जो भी वैल्यू है उसकी फ्लोर मतलब उससे डाउन वैल्यू, उससे नीचे वाली वैल्यू पे ले जाएगा। तो इससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, 4। और जीसीडी मेरे को क्या बताता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ आप निकालना पड़ेगा, तो आप मैनुअली निकालो या फिर मैथ मॉड्यूल में इसके लिए फंक्शन है जीसीडी फंक्शन, आप उसके थ्रू निकाल सकते हो। ऐसी स्क्वायर रूट के लिए हमने 3 का स्क्वायर रूट निकालना है यदि, तो हम इस तरह से निकाल पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी, इनके लिए हमने सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। इसका मैंने आपको सारा कोड टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट है
आप वहाँ जाकर उस वाले डॉक्यूमेंट को उठाकर आप दोबारा अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट आए आप मेरे को पिंग कर सकते हो और कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रिंग वगैरह में हम चीज़ें देख रहे थे। स्ट्रिंग के अंदर जो हमने फंक्शंस देखे हुए थे ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ गए थे हम। यस, नेक्स्ट मॉड्यूल हमने देखना है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल हमने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। बस अपने को याद क्या रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। एक ओवरव्यू हमें एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे ना तो आपको कभी भूलोगे नहीं। सपोज हमें याद करना है रैंडम। रैंडम क्या करता था? रैंडम सिर्फ कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा जो कि 0 और 1 के बीच में है, बट जो वैल्यू वो देगा वो 0 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। वो 1 हो सकती है क्या? नहीं, 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो वैल्यू, अगर मैं लिखता हूँ रैंडम फंक्शन को कॉल करता हूँ रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन करके, क्योंकि मेरे को मॉड्यूल का नाम तो बताना पड़ेगा ना, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नाम, तभी तो वो फंक्शन चलेगा। वरना वो फंक्शन पाइथन को क्या पता कहाँ पड़ा है, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि रैंडम के अंदर पड़ा है। तो इसलिए मैंने उसको लिखूंगा रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। फंक्शन कैसे पता चला? क्योंकि देखो ये दो पेरेंथेसिस लगे हुए ना ब्रैकेट से, इनको पेरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर क्या करा, रैंडम कि भाई ये मॉड्यूल का नाम है और फंक्शन कौन सा है, उसके अंदर फंक्शन का नाम भी रैंडम है। कमाल है, ठीक है। तो रैंडम डॉट रैंडम, तो अब ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि इस रेंज में लाया करती होगी 0 और 1 के बीच में। लेकिन क्या वो 0 दे सकता है? हाँ 0 दे सकता है, 0.0 आ सकता है आउटपुट, बट 1.0 आउटपुट कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम आउटपुट इसमें 0.99999 मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रैंड इंट, रैंडम इंटीजर। ये अपने नाम से ही बता रहा है रैंडम इंटीजर, ठीक है। तो अब मेरे को रैंडम इंटीजर लेना है तो मेरे को लिमिट बतानी पड़ेगी कि किस किस के बीच में इंटीजर लेना है मेरे को। तो मैंने बोल दिया a और b, इन दोनों के बीच में रैंडम इंटीजर निकाल के दे दे मेरे को कोई भी। तो क्या ये वैल्यू जो मैंने सपोज करो लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट, बेसिकली रैंडम इंटीजर 15, 20, तो क्या प्रिंट करेगा ये 16, 17, 18, 19। क्यों? क्योंकि यही वैल्यूज है जो इन दोनों के बीच में इंटीजर्स हैं। अब यार एक सवाल उठता है, क्या ये रैंड इंट फंक्शन जो है 15 प्रिंट कर सकता है? कर सकता है। और 20? हाँ 20 भी कर सकता है। तो रैंडम इंटीजर रैंड इंट फंक्शन बेसिकली जो हमारी टर्मिनल वैल्यूज हैं उनको भी इंक्लूड करता है, और उनके बीच की वैल्यूज को तो करेगा ही क्योंकि मैंने वो लिमिट दी है, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखनी कि दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शन बेसिकली क्या करता था कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई दो वैल्यूज है a और b, उनके बीच की वैल्यूज चाहिए मेरे को। जैसे देखो रैंडम क्या कर रहा है, रैंडम मेरे को फ्लोटिंग वैल्यू तो दे रहा है लेकिन वो 0 और 1 के बीच में दे रहा है। रैंड इंट जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है a और b, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स ही है ना ये 15 और 20, दो पैरामीटर ले रहा है ये, ठीक है। तो इनके बीच के सिर्फ इंटीजर दे रहा है। अगर मैं चाहूं कि यार दो नंबर्स हैं उनके बीच के मेरे को सिर्फ इंटीजर नहीं, मेरे को चाहिए फ्लोटिंग वैल्यूज भी, तो वो कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यूनिफॉर्म फंक्शन यूज कर सकता हूँ। यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज के बीच की जो भी मैं इसमें a और b दूंगा उसके बीच की कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू मेरे को रिटर्न कर देगा, ठीक है। 10 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो इसने कर दी, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था रैंड रेंज। रैंड रेंज, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि रेंज है। रेंज सुनते ही हमारे कान में क्या आता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। तो रैंड रेंज जब मैं डिफाइन करूंगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो स्टार्ट कहां से करना है, इस एग्जांपल को देखते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट 25 से 50 तक जाएंगे और 3-3 के कदम लेंगे। तो मेरे नंबर क्या क्या हो सकते हैं जो प्रिंट हो सकता है रैंडमली, इनमें से 25 हो सकता है, फिर 3 का स्टेप लिया 28 हो सकता है, फिर 3 का स्टेप लिया 31 हो सकता है, फिर 3 का स्टेप लिया 34, फिर 3 का स्टेप 37,
तो ये चीज हमने देखी थी कि रैंड रेंज फंक्शन एकदम रेंज की तरह काम करता है, बट उस रेंज में से वो रैंडम वैल्यू निकाल के मेरे को दे देगा, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ रैंड रेंज। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सीड फंक्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने उसको फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ गए थे। अब नेक्स्ट हमें देखना है चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन भी हम देख चुके हैं। चॉइस फंक्शन में बेसिकली क्या था, सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या हो सकती है, वो लिस्ट हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो टपल हो सकती है, क्योंकि उनमें क्या है, इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2। जैसे ये लिस्ट है, इसमें 10 का इंडेक्स है 0, इसका 1, इसका 2, तो इस तरह से क्या थे हमारे ये इंडेक्सेस थे। तो जिस जिस भी चीज में मेरे को इंडेक्सेस मिलते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, सीक्वेंस। ठीक है। तो अगर मेरे को सीक्वेंस में से चॉइस करनी है तो मेरे को कैसे करना पड़ रहा था, मैंने पहले इंपोर्ट करा रैंडम को। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप उस क्लास को जाकर एक बार दोबारा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हमने एक लिस्ट बनाई, क्योंकि जिस सीक्वेंस में से मेरे को चॉइस करनी है वो तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। फिर मैंने बोला रैंडम फंक्शन के, रैंडम मॉड्यूल के अंदर चॉइस नाम का फंक्शन है, ठीक है, उसको बोल कि भाई ये जो एल नाम की लिस्ट है, मेरे को लिस्ट पास करनी पड़ेगी यहाँ पे उसको, चॉइस फंक्शन को मेरे को लिस्ट देनी पड़ेगी, ये जो लिस्ट है मेरी एल नाम की। ठीक है। तो इस लिस्ट को मैं चॉइस को दे दूंगा कि भाई ये वाली जो मेरी लिस्ट है इसमें से मेरे को रैंडमली कोई भी चॉइस निकाल के दे दे। तो वो मेरे को 10 22 55 और 44 इन 4 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू मेरे को प्रिंट कर देगा। ठीक है। ऐसी अगर मैं बोलूँ रैंडम डॉट चॉइस और ये स्ट्रिंग, तो अगर मैंने उसको वो बोल दिया कि भाई मेरे को इस स्ट्रिंग में से कोई भी रैंडमली एक चॉइस करनी है तो तू करके दे मेरे को, तो मैंने उसको वो सीक्वेंस बता दी, तो KENDRIYA, तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकाल के दे देगा मेरे को। ठीक है। फिर होता है रैंडम डॉट शफल। रैंडम डॉट शफल क्या करता है बेसिकली, कि आपका जो भी शफलिंग क्या होती है, शफलिंग मैंने बताया था, शफल करना होता है मतलब किसी चीज को मिक्स कर देना, मिक्स एंड मैच कर देना, शफलिंग कर देना, जैसे हम लोग कार्ड्स की शफलिंग कर देते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ कि हम लोग शफलिंग उसी चीज की कर सकते हैं जो म्यूटेबल होगी, जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट। हम शफलिंग इम्यूटेबल चीज को नहीं कर सकते ना, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मैं उसको शफल नहीं कर सकता। टपल है, वो इम्यूटेबल है, मैं उसको शफल नहीं कर सकता। और डिक्शनरी, डिक्शनरी तो वैसे भी सीक्वेंस है ही नहीं, तो उसमें शफलिंग की तो कोई बात ही नहीं आती। ठीक है। क्योंकि डिक्शनरी क्या थे, की और वैल्यू के पेयर्स थे। तो बेसिकली शफलिंग हम सिर्फ उसमें कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट में। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है। तो मैंने क्या करा था, एग्जांपल लिया था, इंपोर्ट करा पहले रैंडम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने उसको बताया अपना सीक्वेंस, और एक ही सीक्वेंस है जिसमें हम शफलिंग कर सकते हैं, वो है लिस्ट। फिर मैंने रैंडम मॉड्यूल को बोला कि भाई तेरे अंदर एक शफल फंक्शन है, उसको बोल कि शफल कर दे एल नाम की लिस्ट को। तो एल नाम की लिस्ट है क्या, हाँ ये रही। तो ये वाली लिस्ट जो है, इसको ये रैंडम का जो शफल फंक्शन है शफलिंग कर देगा। जब शफलिंग हो गई, मैं उसको एल को दोबारा प्रिंट करा के देख रहा हूँ, तो देखो यार ये तो शफलिंग हो गई, 44 पहले आ गया, 55 बाद में चला गया। मैं दोबारा रैंडम को बोल रहा हूँ कि भाई दोबारा शफलिंग कर, और फिर दोबारा एल को प्रिंट कराया, फिर दोबारा देखो शफलिंग हो गई। तो इस चीज को हमने देखा था कि हम इस चीज को क्या कहते हैं, शफलिंग। शफल कर दिया मैंने उस चीज को, उस लिस्ट को। शफलिंग हमेशा लिस्ट में होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि शफल का मतलब होता है मिक्स कर देना। और हम उसी चीज को कर सकते हैं शफल जो चीज म्यूटेबल है, इम्यूटेबल चीज को नहीं कर सकते। ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आंसर, क्या वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास इन प्रोग्राम्स, इन मॉड्यूल्स को लेके। मैथ हो गया, रैंडम हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, तो बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं। रैंड रेंज याद रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टॉप तक नहीं जाएगा, रेंज की तरह है, बिल्कुल रेंज की तरह है। ठीक है। बस उसमें से रैंडमली कोई वैल्यू पिक कर लेगा, रिटर्न कर देगा कोई रैंडमली हमें एक वैल्यू। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। नाउ सी,
मेरे को बोला गया गो थ्रू द पाइथन कोड शोन बिलो एंड फाइंड आउट द पॉसिबल आउटपुट और आउटपुट्स फ्रॉम द सजेस्टेड आउटपुट ऑप्शंस। अच्छा, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई मेरा जो है एक या एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। मेरे को बताना है कि कौन सा आउटपुट करेक्टली आ सकता है। पहले मैंने करा इंपोर्ट रैंडम। अच्छा, तो हम रैंडम मॉड्यूल के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, आई क्या है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर जाना है रैंडम फंक्शन। तो मतलब है कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 कर सकता है, हाँ कर सकता है। 1 कर सकता है, नहीं 1 नहीं कर सकता। तो मेरे को ये समझ आ गया कि भाई आई के अंदर 0 या 1 के बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है। 0.1, 0.2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब जे के अंदर आते हैं। जे वाली वैल्यू देखते क्या है, रैंडम डॉट रैंड इंट। एक सेकेंड, अब हम ना नोटपैड खोल लेता हूं मैं और यहाँ पर देखते चलते हैं। तो आई के अंदर मेरी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 और 0 पॉइंट समथिंग, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना। उसके बाद अब जे की वैल्यू देखते हैं। देखो जे क्या है, जे इज इक्वल टू रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम इंटीजर उठाना है। रैंडम इंटीजर 0,4। कहने का मतलब है कि 0 और 4 के बीच में रैंडम नंबर उठाने। तो जे के अंदर क्या आ सकता है, 1, 2, 3। क्या 0 और 4 नहीं आ सकते, हाँ आ तो सकते हैं। 0 और 4 भी तो आएंगे, क्योंकि रैंडम इंटीजर क्या करता था, जो हमारी टर्मिनल वैल्यूज है उनको भी इंक्लूड करता है। तो आई के अंदर 0 या 0 पॉइंट समथिंग, और जे के अंदर 1, 2, 3, 0 और 4 कुछ भी आ सकता है। अब मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, मैं प्रिंट करा रहा हूं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आई। इंटीजर मतलब आई की जो भी वैल्यू है, मैं उसका सिर्फ इंटीजर वाला हिस्सा उठाने वाला हूं। कहने का मतलब क्या है कि मैं उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू उठाऊंगा। जस्ट वेट। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी इंटीजर ऑफ आई। मैंने बताया था अगर हम किसी डेसिमल वैल्यू, अगर मैं लिखता हूं इंट ऑफ 1.543, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रिंट करेगा 1। जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको फेंक देगा, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा इंटीजर ऑफ आई, तो इसका कहने का मतलब है कि मैं लिख रहा हूं इंटीजर ऑफ 0 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग को इंटीजर बनाऊंगा, तो जो समथिंग वाला पार्ट है वो तो फेंक देगा, ये समथिंग वाला पार्ट। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ये वाला हिस्सा है, जितना ये दिख रहा है, इसमें क्या प्रिंट होने वाला है, 0। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है कॉलन। अच्छा भाई लो जी, कॉलन लगा दिया, डबल डॉट बोलते हैं जिसको कुछ लोग। ठीक है, फिर है जे। अब जे की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 0, 4 कुछ भी हो सकती है। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं। हो सकता है 0:1 हो। ठीक है, हो सकता है 0:2 हो सकता है 0:3 हो सकता है 0:4 हो सकता है 0:0 हो। क्योंकि जे की 5 वैल्यूज है, तो मैं 5 पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है, तो मेरे को ये पता चल गया कि जे की 5 वैल्यूज के लिए 5 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। अब जो मेरे को करना है, जे जो है उसके अंदर इंटीजर ऑफ आई को जमा कर देना है। अब इंटीजर ऑफ आई तो मेरा ऑलरेडी 0 है, तो कहने का मतलब है कि मेरे को कुछ भी जमा नहीं करना, मेरे को सब में 0 ऐड कर देना है। इसमें 0 ऐड कर देना है, इसमें भी 0 ऐड कर देना है, इसमें भी 0 ऐड कर देना है, इसमें भी 0 ऐड करना है, और इसमें भी 0 ऐड करना है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 0:1। ये वाला क्या बन जाएगा, 0:2। ये क्या बन जाएगा, 0:3। ये क्या बन जाएगा, 0:4। और ये बन जाएगा 0:0।
अब ये मेरे को पता चल गया कि भाई ये 5 आउटपुट्स है जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, जो ये मेरे को राइट में वैल्यूज दिख रही है 0 कॉलन 1 2 3 4 0। अब इनमें से देख लेता हूँ मैं कौन कौन सी वैल्यू है। 0 0, हाँ भाई ये पॉसिबल है। 1 6 नहीं है। 0 4 पॉसिबल है, हाँ है। और अगली वैल्यू कौन सी है? 1 4 नहीं है। तो कहने का मतलब है सिर्फ मेरी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 0 कॉलन 0 और 0 कॉलन 4, ये दो वैल्यू 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो देखो 1 एंड 3, ये गलती से 2 लिख दिया गया है, ये 3 है। 0 कॉलन 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत तसल्ली से। पेपर में हड़बड़ाहट नहीं करनी, बहुत इजी होते हैं। एक एक लाइन ऑफ कोड को डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेके चलो। जैसे मैंने लिया इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ली कि 5 आउटपुट आ सकते हैं, तो किसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके लिए एक आउटपुट ये हो सकता है, अगला आउटपुट ये हो सकता है। तो ये सब चीजें हमने देखी। इस तरह से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस 1 से लेकर 4 तक आर द एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट्स। Also assign the maximum and the minimum values that can be assigned to the variable go। मतलब go नाम का एक वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखते हैं भाई प्रोग्राम क्या है। चलो, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम को इंपोर्ट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 100 75 10 125, एक लिस्ट बनाई है x नाम की, ठीक है। x रैंडम फंक्शन को, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और एक लिस्ट डिफाइन करी हुई है x इज इक्वल टू, जिसमें 100 है, 75 है, 10 है और 125 है। फिर मैंने बोला गो नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि है रैंडम डॉट रैंड इंट। तो मैं दोबारा से नोटपैड खोल लेता हूँ और हम लोग पॉसिबल आउटपुट लेकर चलेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब गो नाम का वेरिएबल बनाया रैंडम मॉड्यूल के, मैंने उसको बोला रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंड इंट, रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर इंक्लूड करता है, याद रखो। इंट मतलब इंक, इंक्लूड, इंट से याद रखो इंक्लूड, इंट मतलब इंक्लूड, रैंड इंट इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो गो की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, चारों वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो अगला प्रोग्राम, अब मैंने क्या करा, एक लूप बनाया फॉर आई इन रेंज गो, फॉर आई इन रेंज गो। अब गो की तो यार 4 वैल्यूज हो सकती हैं। अब मैं गो कोई लिस्ट थोड़ी है, मैं गो की तो 4 वैल्यूज है। तो मैं कैसे प्रोग्राम को मानूं कि भाई गो में अब 0 है या 1 है या 2 है या 3 है। तो उसके लिए अगेन हमें पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज माननी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेरे को प्रोग्राम में क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन आउटपुट आर द एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट्स। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी। तो फॉर आई इन रेंज गो है, तो गो की पहले मैं 0 वाली वैल्यू लूंगा। अगर रेंज 0 है तो इसका मतलब है कोई, इसमें हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि 0 का मतलब है मेरा स्टॉप 0 है। स्टॉप 0 है तो भाई मैं कोई एलिमेंट चला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि मेरी 0 वाली वैल्यू नहीं हो सकती। चलो 1 वाली वैल्यू पे देखते हैं। अगर मेरा गो 1 है तो मेरी आई के अंदर क्या वैल्यूज आ सकती हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है क्या? नहीं। स्टॉप तक तो आप जाते ही नहीं ना, स्टॉप से एक कदम पहले रुक जाते हो। तो स्टार्ट, अगर मैंने स्टार्ट नहीं बताया तो स्टार्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है? 0, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्ट है वो 0 है। तो बस एक ही एलिमेंट आ सकता है आई के अंदर। अब आई के अंदर मेरा क्या आ गया? 0। तो मैंने बोला हुआ है प्रिंट करना है भाई x, जो कि मेरी लिस्ट का नाम है, उसका ith एलिमेंट, कॉमा, फिर डॉलर डॉलर, ये प्रिंट करना है मेरे को। अच्छा, तो अब इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होएगा? x ऑफ i क्या है? i के अंदर क्या है? पहले i के अंदर वैल्यू क्या आ सकती है? 0। जब 0 आई तो x जो है, अब मैंने बोला x ऑफ i, तो मैंने बोला बेसिकली x ऑफ 0, जो कि क्या है? x के अंदर 0th एलिमेंट कौन सा है? 100, और फिर उसके बाद में मैंने डॉलर डॉलर लिख दिया। ये एक पॉसिबल आउटपुट है अगर मेरा गो की वैल्यू 1 है, ठीक है। इफ गो इज इक्वल टू 1,
ठीक है ना। तो ये चीज मेरी पॉसिबिलिटी एक आउटपुट की ये है कि भाई मेरा ये आउटपुट आ जाएगा $100 अब सपोज कीजिए इफ गो की वैल्यू 2 होती तो क्या होता। तो मेरा प्रोग्राम किस तरह से चलता, ये वाली लाइन फॉर वाला लूप, फॉर आई इन रेंज गो मतलब 2। तो अब रेंज 2 है तो मेरे आई के अंदर वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, 0 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 आएगा क्या, 2 नहीं आएगा, 0,1। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला हुआ है प्रिंट x ऑफ i कॉमा $। चलो अब देखो, जब ये मेरा लूप चला, ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी i की वैल्यूज है, i की कितनी वैल्यूज है, 0 है और 1 है, तो ये लूप चलेगा मेरा 2 बार। तो फिर कहने का मतलब है कि इसमें आउटपुट क्या आ सकता है, देखते हैं। पहली बार जब लूप चला तो क्या प्रिंट होएगा, i के अंदर वैल्यू आई 0, पहली बार जब लूप चला i के अंदर वैल्यू आई 0, तो बेसिकली अब प्रिंट क्या होएगा, x ऑफ 0 और $। तो x ऑफ 0 लेकिन है क्या, वो तो 100 है, तो $100। ठीक है, अब लूप दोबारा चला, i की वैल्यू अब हो गई 1, i की वैल्यू जब 1 हो गई तो मेरा प्रोग्राम क्या बन गया, ये वाला लाइन x ऑफ i, x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 कितना है, x ऑफ 1 और फिर $। तो x ऑफ 1 कितना है मेरा, 0 1 75 और फिर $। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा ये लूप, जब ये 2 बार लूप चल गया तो मेरा पहले वाला लूप ये आउटपुट दे रहा है, दूसरे वाला लूप ये वाला आउटपुट दे रहा है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, $100 $75 ठीक है, मेरा एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इसको मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ। अब हमारे को थर्ड पॉसिबिलिटी देखनी है, गो की वैल्यू 2 भी करके देख ली, ठीक है। अब मान लो गो की वैल्यू 3 है, तो मेरा फॉर लूप किस तरह दिखेगा, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर आई इन रेंज 3। तो मैंने क्या करा, प्रिंट वही x ऑफ i कॉमा $। तो अब रेंज 3 है, तो इसका मतलब ये है कि i की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नहीं 3 नहीं हो सकती ना, 3 तक स्टॉप तक तो जाएगा ही नहीं, तो ये हो सकता है। चलो जी, अब हम लोग पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वही जो लंबा चौड़ा काम हम करते आ रहे हैं वही करना पड़ेगा। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए शायद मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आप जब पेपर में खुद करेंगे तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए प्लीज़, इस क्वेश्चन को एक बार खुद दोबारा करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड। इसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकालना सीख रहे हो आप, ठीक है। गो की वैल्यू 3 है, चलो अब आई जब मेरा 0 हुआ तो ये क्या प्रिंट करेगा, जब आई 0 है तो ये प्रिंट करेगा x ऑफ 0 $। इसका मतलब है क्या प्रिंट हो जाएगा, x ऑफ 0 क्या था, 100, x का 0th एलिमेंट क्या है, 100 और $। फिर i की वैल्यू हो गई मेरी 1, 1 हो गई, तो x ऑफ $1, तो 0 1, तो फिर अब इसके बाद क्या प्रिंट होएगा, $75। फिर i की वैल्यू अब हो गई 2, तो जब 2 हो गई तो 0 1 2, तो x ऑफ i कितना हो गया, 10, तो ये हो गया 10 और $, तो $10। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा। तो इसमें मैंने देख लिया कि मेरे 3-4 केसेस जो बन रहे थे, उसमें मैंने ये 4 केसेस बन रहे थे, तो उन चारों के लिए मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट देख लिए। एक आउटपुट मेरा $100 हो सकता है, एक $100 $75, एक $100 $75 $10। अब इन तीनों में से हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। चलो देखो,
ये वाला आउटपुट है $100 डॉलर 75 डॉलर डॉलर 10 10 के बाद डॉलर डॉलर आना था, ये नहीं आया तो ये गलत ऑप्शन है, आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आता है $75 डॉलर 10 डॉलर डॉलर 75, नहीं ये भी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास ये है $75 डॉलर डॉलर 10 डॉलर डॉलर 125 डॉलर डॉलर नहीं है, और $10 डॉलर 125 डॉलर डॉलर, और ये भी नहीं है। तो अब कहने का मतलब है कि इन सब में से कोई भी आउटपुट हमारा करेक्ट नहीं है। इसमें गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई शायद, कि 10 ऑप्शंस में 10 के बाद डॉलर डॉलर नहीं लिखा गया, बट आउटपुट में आंसर में जो है वो यही वाला दे रखा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ तो हम देख चुके हैं। हमारे हिसाब से तो अगर हम सिर्फ ये 4 आउटपुट देखें तो सारे इनकरेक्ट हैं, तो शायद टाइपिंग एरर हो गया, तो डॉलर डॉलर यहाँ पर होना चाहिए था, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमें इस चीज़ को करना होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, अपना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरह से आने चाहिए कि मैं आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अभी हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से, और फंक्शंस बनाते कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, जो कि इस फंक्शन पार्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो ये फटाफट हम कवर कब कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक है। तो जब आपका ये कवर हो जाएगा तो आपका चैप्टर 2 फंक्शंस अच्छे से कवर हो जाएगा, और उसके बाद मैं एक गूगल क्विज बनाऊंगा। मैं एक क्विज बनाने की कोशिश करूंगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो क्विज आपने देना है, और उसके मार्क्स जो भी होंगे मैं आपको कन्वे कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियसली पढ़िए, क्योंकि ये आपके 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पाइथन जो हमारी यूनिट 1 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा फाइल हैंडलिंग होने वाला है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद। तो आई होप यू लाइक टूडेज लेक्चर, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हमने कुछ नया नहीं सीखा, हमने पुराना ही पढ़ा जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हमने वो रिवाइज किया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देखे। तो जस्ट ये आपका एक किस्म से रिवीजन था जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका। अब जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो एक नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, जिसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे।